नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 5th वीडियो लेक्चर है और आज हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी अपने आप में एक आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम एक ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो 85 मार्क्स का टोटल है और जहाँ पर 60 मार्क्स का तो कंप्यूटर ही पूछा जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए तो गिफ्ट है जिनके पास स्कूल में कंप्यूटर था, कॉलेजेस में कंप्यूटर था। वो तो आएंगे एक दिन और इस गिफ्ट को लेके जाएंगे। तो मैं किन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ? मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास स्कूल में जो है कंप्यूटर, स्कूल और कॉलेजेस में कंप्यूटर नहीं था, बट वो भी चाहते हैं कि उनका जो ये एग्ज़ाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो बस उनको थोड़ा समझना होगा कि जितने भी टॉपिक मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से जो है कितने इम्पोर्टेंट है। तो उनको करना क्या है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना है। यहाँ पे पॉज करके उनको जो पीछे जितने भी टॉपिक मैंने करवा रखे हैं उनका एक ओवरव्यू ले लेना है जल्दी जल्दी से, ताकि जो हमें जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ वो उनको आसान लगे और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को पीछे जो है छोड़ते जा रहे हैं। तो इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। मेरी जो ये 3 कॉन्सेप्ट है आपको इनको भी रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ हो सकता है। ये अगर हम इन कॉन्सेप्ट को इग्नोर मारते हैं तो तब चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट सी हो जाएगी। और मैं भी कहीं ना कहीं जो है कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि भैया आपके सामने चीज़ों को जो है आसान वे में पेश कर पाऊँ, ऑर्डर वे में पेश कर पाऊँ। तभी तो मैं जब भी कोई वीडियो लेक्चर लाता हूँ तो पीछे जो है उनके एमसीक्यूज़ करता हूँ कि ताकि आपका रिवाइज भी जो है, रिवीजन भी जो है साथ साथ चल सके और कहीं ना कहीं आपके जो प्रीवियस लेक्चर है और जो लेक्चर अब आने वाला है उसके बीच एक डोर सी बंधी हुई रहे। ऐसा नहीं लगे कि भाई हमने एक जंप मार दिया है या किसी दूसरी नई चीज़ पकड़ ली है। तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। The unit which decode and translates each instruction and generate the necessary enable signal for ALU and other unit is called। ठीक है, जो यूनिट बोलते डिकोड करती है और ट्रांसलेट करती है ईच इंस्ट्रक्शन को और जनरेट करती है नेसेसरी इनेबल सिग्नल फॉर ALU या फिर किसी अदर यूनिट्स के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट ही बोलेंगे ना, लॉजिक यूनिट तो बोलने से रहे, क्योंकि वो डिकोड भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है इंस्ट्रक्शंस को, तो मीन्स कि वो एक हिसाब से कंट्रोल कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल यूनिट। इफ CPU and input output interface share a common bus then transfer of data between two unit is known as। बोलता है कि CPU और इनपुट आउटपुट इंटरफेस अगर कॉमन बस करती है ट्रांसफ़र ऑफ डाटा को शेयर करने के लिए, तो हम उसे किस इस यूनिट को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, कैसे जानते? तो क्या बोलते हैं उसको? सिंक्रोनस। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्सेप्शनल कंडीशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम कॉज्ड बाय एन इवेंट एक्सटर्नल टू द सीपीयू इज नोन एज। बोलता है कि एक्सेप्शनल कंडीशन में अगर कंप्यूटर सिस्टम में कोई इवेंट क्रिएट हो जाए और वो सीपीयू के लिए एक्सटर्नल हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? या फिर किसी से जानते हैं उसको इंटरप्ट के उसे कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? इंटरप्ट कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा RISC स्टैंड फॉर रिस्क, स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसकी आपने फुल फॉर्म जो है ये याद कर लेनी है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर वेयर द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर स्टोर्ड। ठीक है, रिजल्ट बोलता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट है कहाँ पे स्टोर किया जाता है? इन एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है मेमोरी, इसे हम आसान तरीके से करेंगे और उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर या कोई थर्ड पर्सन हमसे मेमोरी के बारे में कुछ भी पूछता है तो हम उसे जो है अच्छे से रिप्लाई दे सकें। तो शुरू करते हैं। ए मेमोरी इज ए जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी जो है बोलते हमारे दिमाग की तरह है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। यह डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डाटा इज़ टू बी स्टोर। कंप्यूटर मेमोरी जो है बोलते स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में जहाँ पर डाटा जो है स्टोर किया जा सकता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लो बात कि आप एक डिज़ाइनर है और आप कोई डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। जब आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे तो आपको स्पेस चाहिए होगा उसे सेव करने के लिए, ताकि आप उसे फर्दर यूज भी कर सकें या किसी को बाद में दिखा भी सके। तो कंप्यूटर जो मेमोरी है वो जो है वहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करेगा आपको डिज़ाइन को सेव करने के लिए। बस ये मतलब है मेमोरी का यहाँ पे। इन कंप्यूटर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है
मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मेमोरी का एक छोटा सा डायग्राम है, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आगे आगे जाके देखते हैं कि इसके सब टाइप्स क्या है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के जो सब टाइप्स है, रैम है और रोम है। रैम के जो आगे सब टाइप्स है, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम है। रोम के जो आगे सब टाइप है, प्रोम और ई प्रोम और ई प्रोम, इसके आगे सब टाइप्स है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो है, इसके जो सब टाइप्स है, एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव, एस डी डी सॉलिड स्टेट ड्राइव, कंपैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ये इसके सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस है। जो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा होल्ड रखती है, इसका यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम भी यहाँ पे इसका हमारा जो फोकस रहेगा प्राइमरी मेमोरी पे ज़्यादा रहेगा। हमारा सेकेंडरी पे भी ठीक रहेगा, पर प्राइमरी मेमोरी को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग, ठीक है। तो बोलता है कि प्राइमरी मेमोरी सिर्फ उसी डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जिस पर जो है कंप्यूटर करंटली वर्किंग कर रहा होता है। मान लो बात, अब उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। मान लो बात कि हम जो है कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो जब हम जिस सॉफ्टवेयर में उस डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे होंगे हम ना, तो उसको हमें होल्ड करने के लिए कोई मेमोरी तो चाहिए पड़ेगी। तो उसको कौन होल्ड के रखेगा? प्राइमरी मेमोरी होल्ड करके रखेगा। तो आ गया समझ, ठीक है। नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम मूवी देख रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो पहले वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है मूवी, बट जब हम उसे देख रहे होते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाती है। तो जब वो मूवी चल रही होती है तब वो कौन सी मेमोरी में चल रही होती है? प्राइमरी मेमोरी में। अब तो समझ आ ही गया होगा। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है और डाटा जो है अपने आप लॉस हो जाता है जब उसके जो है पावर स्विच ऑफ हो जाती है। मतलब सडनली अगर लाइट चली जाए, आप मूवी देख रहे हैं या कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं और सडनली जो लाइट चली जाएगी, तो वो डाटा वहाँ से प्राइमरी मेमोरी से जो ऑटोमेटिकली जो है इरेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब आप फिर से कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपकी मूवी जो है वहीं से स्टार्ट होएगी, या फिर आपका डिज़ाइन जो है वहीं से आप उसको को जो है शुरू करेंगे। अगर अगर आपने पहले इसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव किया हुआ है तो एक अलग बात है, बट प्राइमरी मेमोरी से तो वो खुद ब खुद जो है लॉस हो जाएगा डाटा। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यह जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाई जाती है। इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये बोलता वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर की और फास्टर है सेकेंडरी मेमोरी से, फास्ट है ये। ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। अब आपको पता भी चल गया होगा कि बिना प्राइमरी मेमोरी के तो कंप्यूटर रन कर ही नहीं सकता। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम। और ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड की जाती है, बोलते हैं रैम और रोम। आगे इसको देखते हैं। रैम, इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये मेमोरी को क्या बोलते हैं? रैंडमली एक्सेस करता है, दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। हेयर डाटा कैन बी स्टोर टेम्परेली, यहाँ डाटा टेम्परेली स्टोर किया जाता है। सो दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी। इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी भी किया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी डाटा अगर लाइट ऑफ हो जाएगी तो डाटा खुद ब खुद इरेज हो जाएगा, तो इसको भी टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज द व्हेन पावर फेल द डाटा फ्रॉम रैम विल बी इरेज। जब पावर बोलते सडनली या फेल हो जाएगी या कंप्यूटर किसी कारण से बंद हो जाएगा, तो ये जो है जो क्या बोलते हैं डाटा जो है मेमोरी से खुद ब खुद इरेज हो जाएगा। इस वजह से इसे वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रैम को नॉन वोलेटाइल टाइप है, रैम की वोलेटाइल टाइप है, ठीक है। तो वोलेटाइल भी इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना। RAM is considered random access because any memory cell can be directly accessed if its address is known, ठीक है। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसीलिए भी कहा जाता है अगर हम क्या बोलते हैं इसके जो मेमोरी सेल को है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अगर हमें उसका एड्रेस पता हो या लोकेशन पता हो। तो रैम इज डिस्टिंक्ट टाइप लाइक स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसके भी दो टाइप से आगे कौन सी है? स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। आगे देखते हैं इसको। डायनामिक रैम इज़ द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ मेमोरी इन यूज टूडे, ठीक है भाई। डायनामिक रैम जो है मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ मेमोरी है जो आज के टाइम में यूज होती है। इनसाइड डायनामिक रैम चिप ईच मेमोरी सेल होल्ड वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर्स, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे फिगर में ब्लैक ब्लैक दिख रही है ये रैम है। यहाँ पे एक बिट को इन्फॉर्मेशन करने के लिए एक मेमोरी सेल की ज़रूरत होती है और जो वो मेमोरी सेल है वो दो कंपोनेंट से बना होता है, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। सो दैट मिलियंस ऑफ देम
them can fit on a single memory chip। अगर आपने मिलियंस ऑफ बिट को इन्फॉर्मेशन इन मिलियंस ऑफ बिट जो आपने यहाँ पे स्टोर करना है तो मिलियंस ऑफ मेमोरी सेल चाहिए पड़ेंगे, और मिलियंस ऑफ मेमोरी सेल चाहिए पड़ेंगे तो एक सेल तो एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर से बनता है, तो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इसके अंदर फिट करने पड़ेंगे हम लोगों को। अब ये कैसे किया है ये तो बता पाना मुश्किल है, बट यही तो टेक्नोलॉजी है कि सिर्फ इतने से छोटे स्पेस में हम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर जो है फिट कर पा रहे हैं। द कैपेसिटर होल्ड द बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जीरोस और वंस। द ट्रांजिस्टर एक्ट, जो कैपेसिटर है वो तो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करता है जो जीरो और वंस की फॉर्म में होंगे। द ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच दैट लेट द कंट्रोल सर्किटरी ऑन द मेमोरी चिप रीड द कैपेसिटर और चेंज इट्स स्टेट। और ट्रांजिस्टर है जो स्विच पर्पज से यूज होता है, जो ये डिसाइड करेगा कि भाई किस बिट को अब रीड करना है, किस बिट की जो है स्टेट चेंज करना है या लोकेशन चेंज करनी है। तो यहाँ पे अगर दूसरे अलग लेवल का जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन पूछेगा वो यही बनता है कि भाई रैम में जो दो कंपोनेंट यूज होते हैं ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, उनमें स्विच पर्पज से कौन सा क्या बोलते हैं कौन सा एलिमेंट यूज होता है, तो कौन सा होता है ट्रांजिस्टर है जो स्विचिंग पर्पज से यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पे फोकस देने की ज़रूरत है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। स्टैटिक रैम यूज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी। स्टैटिक रैम जो है बोलता कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है हैज़ कंपैरिजन टू डायनामिक रैम। इन स्टैटिक रैम ए फॉर्म ऑफ फ्लिप फ्लॉप होल्ड ईच बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टैटिक रैम में जो है वहाँ पे एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होल्ड करते थे, और यहाँ पर एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लिप फ्लॉप्स होल्ड करेगा। ए फ्लिप फ्लॉप फॉर ए मेमोरी सेल टेक 4 और 6 ट्रांजिस्टर अलॉन्ग विद सम वायरिंग। और एक फ्लिप फ्लॉप जो है 4 से 6 ट्रांजिस्टर लगते हैं एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, और उसमें थोड़ी वायरिंग की ज़रूरत भी पड़ती है, बट नेवर हैज़ टू बी रिफ्रेश। बट इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर से वहाँ पे जो है बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है डायनेमिक रैम में, और स्टैटिक रैम में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस मेक्स स्टैटिक रैम सिग्निफिकेंटली फास्टर देन डायनेमिक रैम। और ये जो रिफ्रेश करने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती, तो ये स्टैटिक रैम को जो है डायनेमिक रैम से फास्टर बनाती है। हाउ एवर बिकॉज इट हैज़ मोर पार्ट, ए स्टैटिक मेमोरी सेल टेक लॉट मोर स्पेस ऑन ए चिप देन ए डायनेमिक रैम मेमोरी सेल। जब यहाँ पे बोलता फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है, 4 से 6 कंपोनेंट ट्रांजिस्टर लगता है एक फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये स्पेस भी ज़्यादा लेगा। जब ये स्पेस ज़्यादा लेगा तो मेमोरी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसकी हैज़ कंपेरिजन टू फ्लिप फ्लॉप हैज़ कंपेरिजन टू डायनेमिक रैम है वो कम रहेगी। देयरफॉर यू गेट लेस मेमोरी पर चिप, तभी तो आपको ये बोलता कि कम मेमोरी मिलती है एक चिप में। एंड दैट मेक स्टैटिक रैम ए लॉट मोर एक्सपेंसिव। और ये एक रीज़न है जो स्टैटिक रैम को डायनेमिक रैम से एक्सपेंसिव बनाती है। तो आपको यहाँ भी पता चल गया होगा कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में मेन मेजर डिफरेंस क्या है। ROM, it stands for read only memory. In this the data will be furnished by the manufacturers regarding the system, so the information can simply be read by the user but cannot add new data or it cannot be modified। ठीक है, तो ROM स्टैंड करता है बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी को, और इन दिस द डाटा विल बी फर्निश्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। और मैन्युफैक्चरर ने जो इसमें डाटा डाला हुआ है सिर्फ वही डाटा रहेगा, हम इसमें अपने मर्जी से ना तो कोई डाटा राइट कर पाएंगे, हम सिर्फ इसे क्या है रीड ही रीड कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन कैन सिंपली बी रीड बाय द यूज़र, हम सिर्फ रीड ही रीड कर पाएंगे। कैन नॉट ऐड न्यू डाटा और इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, हम नया डाटा इसमें राइट नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई इसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो बात कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं अपने लैपटॉप में, तो सिर्फ हम उसको खेल ही रहे ना कंप्यूटर में, कोई हम उसमें कोई डाटा राइट तो नहीं कर पा रहे हैं। जो उसमें प्रोग्रामर ने पहले जो चीज़ें डाली हुई वही हमें हमारे सामने दिखाई दे रही है, सिर्फ वही कर पा रहे हैं। समझ आ गया होगा, आ ही गया होगा। मान लो बात आप कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें जो है गाड़ी 190 की स्पीड से चल रही है, दौड़ रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी गाड़ी 200 की स्पीड से चले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोग्रामर ने जो मैन्युफैक्चरर ने उसको सिर्फ 190 ही हाई स्पीड दी हुई है, तो हम सिर्फ उसको उतने ही चला सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सिर्फ इसको राइट नहीं कर सकते इसके हिसाब से। अब तो समझ आ ही गया होगा। रोम इज़ ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सा टाइप है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का टाइप है। आगे देखते हैं कि रोम में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आई। रोम्स आर डिस्टिंक्ट टाइप। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जब उसके बाद जो रोम आई एक प्रोम आया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम प्रोग्राम के जरिए अब रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम के जरिए अब वहाँ से मॉडिफिकेशन ला सकते थे। ई प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी। जो प्रोम था उसमें हम इरेज नहीं कर सकते थे, जो एक बार प्रोग्राम डाल दिया वो डाल दिया, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन आई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम यहाँ पे इरेज भी प्रोग्राम कर सकते थे, प्रोग्राम भी रोम को कर सकते थे, और फिर अब इरेज भी यहाँ पे कर सकते थे। अगर आपको कोई मिस्टेक हो जाती है तब आप इसको वहाँ पे इरेज भी कर सकते थे, अगर कोई चेंज करना चाहते थे। बट यहाँ पे चेंज करना मुश्किल था, तो इसके बाद एक डेवलपमेंट है और आई इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे आप प्रोग्राम को रीड ओनली मेमोरी को प्रोग्राम भी कर सकते थे, फिर अगर प्रोग्राम में चेंज चाहते तो उसको इरेज भी कर सकते थे। हैज़ कंपेरिजन टू ई प्रोम, इलेक्ट्रिकल ई प्रोम जो थी यहाँ पे जो है डाटा इरेज कर पाना क्या था, आसान था, क्योंकि इलेक्ट्रिकली हम डाटा को इरेज भी कर सकते थे। तो इतना ही है इसमें। आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन हैज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। ये भी एक्सटर्नल मेमोरी और इसे भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी, दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली। ये बोलता स्लोअर है, प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर है इसकी स्पीड, और यहाँ ये जो परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए जो है सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ किया जाता है। CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड बाय इनपुट आउटपुट रूटीन। CPU जो है इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। इसको इनपुट आउटपुट की जो रूटीन है, रेगुलर रूटीन है, उसी से ही आप इसको डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। Contents of secondary memory are first transferred to the main memory and then CPU can access it। जो कंटेंट है सेकेंडरी मेमोरी में वो पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होंगे और तब इसको CPU एक्सेस कर पाएगा। अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो आपने कोई मूवी देखनी है, आपको पहले वो सेकेंडरी मूवी में आपने डाउनलोड कर रखी है, सेव कर रखी है, तो जब आपने उसको देखना है तो वो जो जहाँ पे वो चलेगी ना मूवी, वो चलेगी मूवी, जब रन होएगी वो मूवी, तो वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में पहले लोड होएगी, तब आप उसको देख सकते हैं। बस यही बोलने का मतलब इसका। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, CD, फ्लॉपी डिस्क और DVD एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क, CD, फ्लॉपी डिस्क और DVD जो है सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। यह मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज के टाइप है। इट इज़ आल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। यह बैकअप मेमोरी के तौर पे भी यूज़ की जाती है, क्योंकि जो आपका जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है वो आप कहाँ स्टोर करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी को स्टोर करेंगे। क्यों? कि फ्यूचर में आप उस डाटा को यूज़ कर सकें, तो ये बैकअप मेमोरी के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि लाइट जाएगी तब आपका डाटा इरेज नहीं हो जाएगा, वो जो है वापस सेकेंडरी मेमोरी में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। डाटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। ठीक है, डाटा परमानेंटली स्टोर रहेगा चाहे पावर जो है स्विच ऑफ हो जाए। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर जो है बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी रन कर सकता है। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। कोई नहीं भाई, स्लोअर है ये प्राइमरी मेमोरी के। मास्ट स्टोरेज के लिए हम इसे यूज़ करते हैं और कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, और ये कॉस्ट अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी आप जो है कम कम पैसों पे जो है स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक थी। कैशे मेमोरी। जो ये कैशे मेमोरी है, ये इसको भी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैशे मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप CPU। कैशे मेमोरी जो है बोलते हैं हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरीज है, और ये स्पीड को, ये एक CPU की स्पीड को जो है अप करता है, फास्ट कर देता है CPU की स्पीड को। अब कैसे करता है इसको जानते हैं। इट एक्ट हैज़ ए बफर बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी। ये बफर की तरह जो वर्क करता है CPU और मेमोरी के बीच में। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय CPU। ये उस पार्ट डाटा को जो है उस डाटा को जो होल्ड करके रखता है जो CPU द्वारा या आपके द्वारा बार बार यूज़ किया जा रहा हो। The part of data and program are transferred from disk to cache memory by operating system from which CPU can access them। ठीक है, जो पार्ट ऑफ डाटा है, जो बोलते पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क। जो पार्ट आपका डाटा और प्रोग्राम है वो डिस्क से जो क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र किया जाएगा कैशे मेमोरी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर CPU कैन एक्सेस देम। और जहाँ पर CPU जिसको एक्सेस कर सकता है। अब इसको कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो बात कि आप अपने कंप्यूटर में मूवी भी देख रहे हैं, गाने भी चला रहे हैं, या कहीं फोटो एडिटिंग भी कर रहे हैं, डिज़ाइन भी कर रहे हैं। तो जब आप मूवी देख रहे हैं तब आप का जो डिज़ाइन मूवी भी देख रहे, गाने भी सुन रहे हैं, और दो चार चीज़ें आप साथ साथ में कर भी रहे हैं। तो जो पीछे का जो प्रोग्राम है जो होल्ड करके रखा है वो कैशे मेमोरी में जो है
स्टोर करके रखा हुआ है, ताकि अगर आप उसे दोबारा एक्सेस करना चाहते हैं तो सीपीयू से डायरेक्ट उसे आपको सामने बिल्कुल स्पीड में जो आपके सामने दे देगा। तो आपको पता चलेगा कि बफर जोन की तरह वर्क करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, ठीक है। कोई भी काम करेंगे हम वो मेन मेमोरी में करेंगे, बट जब हम कोई काम मेन मेमोरी में कर रहे होंगे, अगर दो दो तीन टास्क हम कर रहे हैं रेगुलर एक साथ ही कर रहे हैं, तो जो अगर एक टास्क पे अभी कर रहे हैं तो पिछले दो टास्क जो है कैशे मेमोरी में स्टोर रहेंगे। जब आप वो करेंगे तो एकदम वो प्राइमरी मेमोरी में सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। बस यही बोलने का मतलब है इसका। एडवांटेजेस ऑफ कैशे मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट है, ठीक है भाई, ज़्यादा फास्ट है। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम हैज़ कम्पेयर टू द मेन मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी से जो है कम टाइम लेता है एक्सेस करने के लिए, भी ठीक है। इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूट विद द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये उस प्रोग्राम को स्टोर करता है और वो कम कम टाइम वो पीरियड मतलब बहुत ही जल्दी आपको जो है एग्जीक्यूट करके देगा। अब आप प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे और एकदम आपने गाना सुनना है तो वो एकदम ही देगा ना, वो आपको फील ही नहीं होगा कि वहाँ पे कोई डिले आ रहा है। वो कैशे मेमोरी की वजह से पॉसिबल हो पाया। जब तो आप फर्स्ट टाइम उसको लोड करते हैं तो सॉफ्टवेयर लोड करने में टाइम लेता है, स्टोर मतलब सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आने में ज़्यादा टाइम लगता है जब तक वो लोड होएगा। बट जब आप तीन चार टास्क एक साथ ही कर रहे हैं तो फिर वहाँ तो कोई टाइम ही नहीं लग रहा, क्योंकि कैशे मेमोरी में पहले वो स्टोर हो गया है। इट स्टोर डाटा फॉर टेम्परेरी यूज़, और ये भी डाटा को क्या है टेम्परेरी यूज़ के लिए स्टोर करते हैं। लाइट जाएगी तो वहाँ से भी डाटा खुद ब खुद इरेज हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैशे मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी अपनी लिमिटेड कैपेसिटी है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और ये एक्सपेंसिव है इसे खरीद पाना या इसके बनाना जो है एक्सपेंसिव है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। हमने मेमोरी को पर आज डिस्कस किया, और यहाँ के जितने भी एमसीक्यूज़ बनते होंगे अगले वीडियो लेक्चर पे करेंगे। अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।